हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। स्वागत है आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं जितेंद्र सिंह भदौरिया आप सभी के साथ आज डिस्कस करने वाला हूं G20। अभी रिसेंटली G20 समिट हुआ था। आज हम यहां पढ़ने वाले हैं कि G20 समिट में किस तरीके का ये फोरम है, किस तरीके से ये काम करता है, कौन कौन सी कंट्रीज इसके पार्ट है, कौन कौन से ग्रुप में डिवाइड है, चेयरमैनशिप इसकी कौन करता है, ये सारी चीजें आज हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। ये इकोनॉमिक फोरम है या फिर ये आपका पॉलिटिकल फोरम है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, हम सारी चीजें यहां पर आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। बस जुड़े रहिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो मैं बात करता हूं कि G20 इसको नेम क्यों दिया गया है, क्योंकि इसको नाम दिया गया है ग्लोबल 20, यानी ग्लोबली 20 कंट्री इसके पार्ट है, इसलिए इसको G20 नाम दिया है, जिसमें 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन आप सभी को पता होगा, पूरे यूरोप का एक यूनियन बना है, उसको क्या बोलो नाम दिया गया है यूरोपियन यूनियन। और रिसेंटली अभी 2023 में अफ्रीकन यूनियन को भी किसका G20 का पार्ट बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि G20 अभी जो रिसेंटली समिट हुआ था 2023 में, ये 18वां समिट था और ये कहां पर हुआ है, आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। कहां पर हुआ है, यानी ग्लोबल लीडरों की जो समिट थी वो कहां पर हुई है, 9 और 10 सितंबर को कहां पर हुआ है, आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली में। तो मैं बात कर रहा हूं G20 ग्रुप ऑफ 20 इज अ इंटर गवर्नमेंट फोरम कंपनीज फॉर 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन। कौन कौन से हैं इसमें, 19 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है। अब हम बात करते हैं कि भाई G20 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कि G20 जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक फोरम है, यानी विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक समूह है, यानी आर्थिक ग्रुप जो है वो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, G20 हो जाएगा। ये किस पे काम करता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलपमेंट्स, दोनों चीजों पर काम करता है। अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड का 90% जो प्रोडक्ट है, अगर हम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे वो पेन, कॉपी, पेंसिल, मोबाइल फोन या जो भी टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब का 90% प्रोडक्ट जो है वो कौन डेवलप करता है, G20 नेशन डेवलप करते हैं। यानी जिसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, क्या बोल सकते हैं इसको, ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट जो है वो 90% कौन डेवलप करता है, G20, और अप्रोक्सीमेट 75 to 80% जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड है वो कौन करता है, आपका G20। यानी अगर हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड भी कौन करता है, G20 करता है। और पूरे वर्ल्ड की 2/3 यानी 2/3 जनसंख्या का नेतृत्व भी कौन करता है, G20 करता है। लेकिन मुश्किल से आधे एरिया को क्या करता है, ये कवर करता है। तो मैं फिर से एक बार आप सभी को बता देता हूं, फिर से समझना कि मैं बात कर रहा हूं G20 में क्या है, 19 कंट्रीज हैं और एक यूनियन है जिसको क्या बोलते हैं, यूरोपियन यूनियन। यानी ऐसे टोटल क्या हो जाते हैं, आपके 20 हो जाते हैं, इसीलिए इसको G20 बोलते हैं। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फोरम हो जाता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक फोरम। इसके अंदर हम बात करते हैं क्या क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपिंग नेशंस, इन सबको ही इंक्लूड किया जाता है। जो टोटल जितना भी GWP जिसको बोलते हैं ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट का 90% प्रोडक्ट कौन बनाता है, आपका G20 नेशंस बनाते हैं। 75 to 80% का इंटरनेशनल ट्रेड भी कौन करता है, G20 नेशंस करते हैं। और जबकि पूरे वर्ल्ड की ग्लोबली 2/3 पॉपुलेशन को भी कौन लीड करता है, G20 नेशन लीड करते हैं। बल्कि इनका जो एरिया है वो टोटल 50% है, किसके, पूरे वर्ल्ड के। ये है आपका G20। अब हम बात करते हैं G20 का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, G20 को कब एस्टेब्लिश किया गया। तो G20 को एस्टेब्लिश किया जाता है 1999 में। रीजन क्या था, आप सभी को याद हो, 1997 एंड 1998, यानी 1997 और 1998 में एक पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आता है। कब आता है बेटा, 1997 और 1998 में। यहां पर आप देखोगे 1998 में पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आता है। अब इस रिसेशन को ओवरकेम करने के लिए 1999 में एक फोरम डेवलप की जाती है जिसको बोलते हैं G20। क्या बोलते हैं, ग्लोबल 20 फोरम डेवलप होती है। इस समय यहां पर जो भी मिलते थे वो कौन मिलते थे, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर मिलते थे। कौन मिलता था, फाइनेंस मिनिस्टर मिलते थे कंट्रीज के। और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है
उनके हेड मिलते थे। कौन किसके हेड? जैसे वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, इनके हेड मिलते थे। लेकिन जब पूरे वर्ल्ड में आपको याद हो 2005 के बाद मंदी आती है, 2005 2007, इस समय उस 2008 के बाद ग्लोबली जब मंदी आती है, यानी ग्लोबल रिसेशन कब आएगा? 2007 में। 2007 और 2008 में ग्लोबल रिसेशन आता है। तो ग्लोबल रिसेशन के बाद ही ग्लोबल लीडर मिलना स्टार्ट होते हैं 2008 में, और यहीं से क्या हो जाता है? डिसाइड करते हैं सारे ग्लोबल लीडर कि हम सभी लोग मिलकर एटलीस्ट वंस अ ईयर, साल में एक बार जरूर मिलेंगे, और जिस कंट्री में मिलेंगे वो क्या करेगी? इसको लीड करेगी, या प्रेसिडेंसी करेगी, या उसकी अध्यक्षता करेगी। और यहीं से आपकी G20 का जो है समिट स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले कौन मिलता था? उनके मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग होती थी, लेकिन जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है उसके ग्लोबल लीडर कब से मिलना स्टार्ट करते हैं? 2008 से स्टार्ट करते हैं। और यहां पर कौन? यूरोपियन यूनियन को। अब बात आती है कि भाई सर, आपने ये बोल दिया कि भाई कंट्री के ग्लोबल लीडर हैं वो मिलते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया भाई कंट्री का लीडर है। सर यूरोपियन यूनियन तो कोई कंट्री भी नहीं है। हाँ, मैंने बिल्कुल बोला यूरोपियन यूनियन कोई कंट्री नहीं है, बट बेटा यूरोपियन यूनियन का एक कमीशन होता है, यानी यूरोपियन यूनियन कमीशन का एक हेड होगा, वो बंदा मिलता है, वो बंदा इस समिट को अटेंड करता है। इसके अलावा जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसका जो चेयरमैन है वो भी अटेंड करता है। यानी कितने लोग मिलते हैं यहां पर? यूरोपियन यूनियन की तरफ से कौन कौन आएगा? यानी यूरोपियन यूनियन का कमिश्नर या कमीशंस जो है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन सेंट्रल बैंक, ये सब लोग मिलकर कहां पर? G20 समिट जहां पर भी होती है उसको अटेंड करते हैं। तो फिर से रिपीट करते हैं कि भाई G20 आपका कब से? 1999। अब हम बात करते हैं G20 जो है वो 2023। ये इतना चर्चा में क्यों है? क्योंकि पहली बार आप देखोगे इसको किसने होस्ट किया है? इंडिया ने होस्ट किया है। इंडिया ने अपनी ये फर्स्ट टाइम, अगर हम बात करते हैं इंडिया ने फर्स्ट टाइम कब होस्ट किया है इसको? 2023 में। यानी इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी कब किया है? 2023 में G20 का जो है प्रेसिडेंसी किया। अब इंडिया ने प्रेसिडेंसी की है तो कहीं ना कहीं ये क्या है? चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय क्यों है इंडिया के पीछे? क्योंकि रीजन हो आप सभी को पता है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है पिछले कुछ टाइम से, और एक तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड है और एक तरफ रशिया इन चाइना है। और वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि इंडिया किसके साथ जाए? वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जाए, और रशिया एंड चाइना चाहते हैं, और रशिया हमारा पहला पुराना ग्लोबल पार्टनर है, हमारा काफी पुराना फ्रेंड है, तो हम उसके साथ भी क्या है, हम उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि हम रशिया के साथ जाते हैं या ग्लोबल वर्ल्ड के साथ जाते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ जाते हैं। तो इंडिया इसमें बीच में क्या करता है? एक बीच का रास्ता निकालता, दोनों को साथ लेके चलता है। और इसीलिए ये समिट क्या थी? काफी इंपॉर्टेंट थी। इसका डिक्लेरेशन जो लास्ट में आता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप समझ सकते हैं इंडिया में अपोजिशन पार्टी का जो हम बोल सकते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि मनमोहन सिंह, जिनको सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने भी किसकी तारीफ की है? इंडियन एक्सप्रेस को अपने दिए इंटरव्यू में बोला है कि भाई जो गवर्नमेंट ने काम किया है वो बहुत अच्छा काम किया है। तो यहां तक कि आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अचीवमेंट था और कितनी बड़ी बात है कि इंडिया इसको लीड कर रहा है। और इसीलिए ये हमारे लिए क्या बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है जो किसी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं बट उनको जियो पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए भी ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होगी। अब हम बात करते हैं इंडिया ने जब इसको होस्ट किया तो इंडिया ने क्या किया? 200 मीटिंग्स रखी। कितने? 200 मीटिंग्स है। 200 मीटिंग्स में क्या क्या है आपका? ये जो 200 मीटिंग्स है ये पूरे ग्लोबल लीडर्स की मीटिंग्स है। इन ग्लोबल लीडर्स की मीटिंग के अलावा इन मीटिंग्स में किसको इंक्लूड किया गया है? उनके मिनिस्टर्स की मीटिंग्स और उन कंट्रीज के मिनिस्टर की मीटिंग्स के साथ साथ वर्ल्ड बैंक, IMF या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की मीटिंग, यानी ओवरऑल टोटल मीटिंग्स मिला के कितनी हो जाएंगी? 200 मीटिंग्स हो जाएंगी और लगभग 32 डिफरेंट सेक्टर्स पर चर्चा होगी। कितने? 32 सेक्टर और 200 मीटिंग्स पर चर्चा होगी यहां पर G20 में। और इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो थीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है जिसको हम बोलते हैं, जैसे है ना, जो सनातन धर्म को फॉलो करता है वो हमेशा ही बोलता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी वसुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरा जो संसार या पूरी पृथ्वी ही क्या है? हमारी है। पूरी पृथ्वी ही हमारा क्या है? परिवार। और इंडिया ने वहां पर यहां पर उसकी थीम क्या रखी? वही रखी, वसुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, यानी सबको एक साथ लेने की बात कही। इससे पहले आप देखोगे पूरी दुनिया
हमेशा इंडिया या पूरी दुनिया हमेशा क्या करती थी, डिस्क्रिमिनेशन करती थी। डिस्क्रिमिनेशन कैसा होता था, ये पहली दुनिया के देश यानी फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, ये आपने बहुत बार सुना होगा, हिस्ट्री में भी सुना होगा। हम बात करते हैं कि भाई पहली दुनिया के देश, जो विकसित देश है वो क्या बोलते हैं अपने आप को, फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं। हम विकसित देश है यानी पहली दुनिया के देश। जो विकसित नहीं है यानी डेवलपिंग में, उनको सेकंड वर्ल्ड, और जो अल्प विकसित है उनको क्या बोला जाता था, थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता था। यानी अब इंडिया ने यहां बोला है ये यहां पर कोई भी पहला, दूसरा और तीसरा वर्ल्ड नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ओनली वन वर्ल्ड। मतलब हम बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड नहीं है, सो जस्ट वन वर्ल्ड। यानी ये बात किसने बोली है, मोदी जी ने बोला है कि भाई मोदी जी ने लीड किया है, होस्ट किया है, इसीलिए उन्होंने बोला वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये क्या था, G20 का थीम था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी आपको जानना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जस्ट वन वर्ल्ड, मतलब अगर हम बात करते हैं एक ही दुनिया हो, अलग अलग दुनिया में हम डिवाइड करेंगे। अगर हम दुनिया को कई हिस्सों में बांट दें तो आज पूरे वर्ल्ड के सामने सबसे बड़ा संकट कौन सा है, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फ्यूल, एनर्जी, ये सब क्या है पूरी दुनिया के सामने जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं, और एक कंट्री इन चैलेंजों से नहीं लड़ सकती। इसीलिए हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, एक वर्ल्ड बनाना होगा, तभी हम इन सारी चीजों को समाप्त कर सकते हैं। चाहे वो वुमेन की लीडरशिप हो, यहां तक कि जो G20 अभी 2023 में हुआ, इसमें भी मोदी जी ने बोला है या इंडिया ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हुए हैं, क्योंकि इंडिया ने प्रायोरिटीज दी है। तो यहां पर किसकी बात आती है कि भाई वुमेन लीडरशिप की बात आती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इतना नहीं है। तो इन सब चीजों को यहां पर क्या दी है, प्रायोरिटीज दी गई है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका, ये आप देख सकते हो G20 समिट 2023 कब हुआ था, 9 और 10 सितंबर 2023 को, और ये पूरे वर्ल्ड से लीडर थे जो लोग इस बार इंडिया में अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के आए थे। तो हम बात करते हैं, अब आता है अगला टॉपिक बेटा, चेयरमैनशिप। ठीक है, यानी जो चेयर कौन करेगा, चेयर का मतलब होता है प्रेसिडेंसी कौन करेगा, और इसको बोलते हैं चेयर रोटेशन, यानी कि जो अध्यक्षता है वो क्या है, रोटेशंस में होगी। अब यहां मैं बात करता हूं कि पूरे जो चेयरमैनशिप है, यानी पूरे G20 को 20 भागों यानी 5 ग्रुप में डिवाइड कर देते। किसमें, यानी बोल सकते हैं कि टू डिसाइड विच मेंबर नेशन गेट द चेयर, है ना, चेयर द G20 लीडर मीटिंग फॉर अ गिवन ईयर, ऑल मेंबर एक्सेप्ट द यूरोपियन यूनियन आर असाइन टू वन ऑफ 5 डिफरेंट ग्रुपिंग। केवल किसको छोड़कर, यूरोपियन यूनियन को छोड़कर, क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्या है, कोई कंट्री नहीं है, वो क्या है, एक यूनियन है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, इसीलिए उसको छोड़कर बाकी सभी कंट्रीज क्या करते हैं, G20 को होस्ट करते हैं। और अगर हम यूरोपियन यूनियन हटा देते हैं तो कितने बचेंगे, 19, और अगर 19 को हम 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 5 20। इसीलिए एक ग्रुप में क्या होंगे, सिर्फ 3 मेंबर होंगे, बाकी सभी ग्रुप में कितने होंगे, 4 मेंबर होंगे। तो पहला ग्रुप बनता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स। यानी पहले ग्रुप जो आता है, ग्रुप मद में 4 कंट्रीज आते हैं, और वो 4 कंट्रीज कौन कौन से हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड स्टेट। सेकंड ग्रुप आता है, सेकंड ग्रुप में आते हैं इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ये सेकंड ग्रुप आ जाता है। थर्ड ग्रुप आता है लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका जिसको हम बोलते हैं साउथ, है ना, ये यानी जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों को मिला के ये वाला जो पार्ट है, हम आपको पता हो मैक्सिको तक, इसको हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऊपर लैटिन अमेरिका, यानी अर्जेंटीना, ब्राजील और मैक्सिको। ये वाला पार्ट किसमें आ जाएगा आपका, ये ग्रुप 3 में हो जाता है। फिर ग्रुप 4 आ जाता है, जिसमें हम बोल सकते हैं वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज आ जाती हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके। कौन कौन आ जाएगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके। एंड ग्रुप 5 आ जाता है, जिसमें आ जाता है आपका ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न एशिया मतलब चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया। कौन कौन, चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया। तो आप देख सकते हो ये क्या है, 5 ग्रुप्स हैं, और यही ग्रुप डिसाइड करते हैं कि इसकी समिट कौन करेगा। अभी आप देख सकते हो पहले, ठीक है, तो इस टाइम से आप देख सकते हो, इससे पहले ये मीटिंग कहां हुई थी, इंडोनेशिया में हुआ था 2022 में। फिर डिसाइड हुआ अगला मीटिंग कहां होगा, 2023 में। इंडिया में होगा 2024 में, कहां होगा, ब्राजील में होगा 2025 में, कहां होगा, साउथ अफ्रीका में होगा। तो ये आपसे रिसेंटली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि भाई G20 का 18th समिट कहां हुआ था, इंडिया में। 19th कहां होगा आपका, तो याद रखना ब्राजील में,
ठीक है। उसके बाद 20 समिट कहां होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। तो ये जो कंट्रीज हैं, अगर हम बात करते हैं, जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो मैंने आपको बताया कि भाई ऑल कंट्री विद इन अ ग्रुप आर एलिजिबल टू टेक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी, यानी जितने भी जो ग्रुप में कंट्रीज हैं वो सब एलिजिबल हैं किसके लिए? G20 की प्रेसिडेंसी को लेने के लिए। तो यहां याद रखना, सिर्फ किसको छोड़कर? सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर हम बात कर रहे हैं? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन इसको होस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसके पीछे रीजन है क्योंकि यूरोपियन यूनियन कोई कंट्री नहीं है, ग्रुप ऑफ नेशंस हो जाता। अब आता है इसका ऑर्गेनाइजेशंस में। अब ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ समझते हैं पहले G20 के बारे में, कुछ और फैक्ट कि भाई ये है क्या। याद रखना G20 क्या है। अब G20 ऑपरेट्स कैसे होता है, ना ही इसमें कोई सेक्रेटरीट है ना ही कोई स्टाफ है। सेक्रेटरीट का मतलब होता है बेटा सचिवालय, और स्टाफ का मतलब है उसके जो भी है ना, हम बोल सकते हैं कि पर्सनल्स का मतलब है उसमें काम करने वाले लोग। ना ही यहां कोई सचिवालय है, ना ही उसमें काम करने वाले कोई भी एम्प्लॉइज है। यानी G20 जो है वो ऑपरेट होता है विदाउट अ परमानेंट सेक्रेटरीट। क्वेश्चन बनता है आपका G20 को होस्ट करने के लिए सचिवालय कहां है? तो कोई भी सेक्रेटरीट नहीं है। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो चेयरमैनशिप है वो टेम्परेरी सेक्रेटरीट उस टाइम पे डिसाइड होता है, चेयरमैन के टाइम पर, और वही सब पूरा ग्रुप डिसाइड करता है कि कौन ऑर्गेनाइज करेगा इस मीटिंग को। यानी अगली मीटिंग कहां होगी ये लास्ट मीटिंग में ही डिसाइड हो जाता है। जैसे 2023 में ही इंडिया में ही डिसाइड हो गया कि अगली मीटिंग कहां होगी, आपकी ब्राजील में होगी। नेक्स्ट इसके बाद अब हम बात करते हैं कि अभी जो 2023 में समिट कहां पर हेल्ड हुआ है, तो इंडिया में। 2024 में कहां होगा? ब्राजील में। 2025 में कहां होगा? साउथ अफ्रीका में। कितने मेंबर हैं बेटा? 20 मेंबर है, जिसमें आपका यानी 19 क्या है? कंट्रीज है। एक यूरोपियन यूनियन है। अभी रिसेंटली एक और यूनियन को G20 का पार्ट बनाया गया, वो है आपका अफ्रीकन यूनियन। तो क्वेश्चन ये बनता, अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट कब किस समिट में बनाएगा? तो 18th समिट कहां पर हेल्ड होगी? ये इंडिया में होगी, है ना। 18th समिट 9 to 10 सितंबर 2023। अब हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, या G20 समिट जो है वो बना कैसे। तो G20 समिट के बनने के पीछे आप समझते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस है। G20 एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक फोरम है, इतना याद रखो। G20 क्या है? एक फाइनेंशियल इकोनॉमिक फोरम है, और जो धीरे धीरे फाइनेंशियल के साथ साथ पॉलिटिकली इकोनॉमिक फोरम भी बनने जा रहा है। क्यों बनने जा रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमिक फोरम? अगर ये फाइनेंशियल फोरम होता तो भाई ये सिर्फ फाइनेंशियल चीजों पर डिस्कस करते, बट इसमें तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस पर भी डिस्कशन हुआ, कोविड पेंडेमिक पर भी डिस्कशन हुआ। इन सारी चीजों पे जब डिस्कशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या है? आपका फाइनेंशियल प्लस पॉलिटिकल दोनों बनता जा रहा है। जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था तब इसका एम सिर्फ और सिर्फ क्या था? फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट था। क्या था? फाइनेंशियल, यानी सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करता था? फाइनेंशियली काम करता था। लेकिन अभी ये फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल दोनों पर काम करता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आप सभी को बताया था 1997 एंड 98 में रिसेशन आया था। कहां पर रिसेशन आया था? तो आपको पता हो, एशियन टाइगर्स। एशियन टाइगर्स का मतलब क्या है? कंट्रीज ऑफ ईस्ट एंड है ना सदर्न एशिया, यानी दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में 1997 और 1998 में क्या आता है? रिसेशन आता है। तो इनको कंबाइंड रूप से क्या बोला जाता है? एशियन टाइगर्स बोला जाता है। अब इसी के कारण इन लोगों ने क्या एस्टेब्लिश किया? 1999 में एक है ना फोरम एस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम रखा G20। अब होता क्या है? ये किसके तरीके से काम करता है? तो इसमें सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर एंड फाइनेंस मिनिस्टर मिलते थे। कौन मिलता था उस टाइम पे? कि भाई 1997 और 1998 में जब ये रिसेशन आया, 1999 में G21 एस्टेब्लिश होगा या फॉर्म होगा, और 1999 के बाद यहां पर मिलता कौन था? तो जो जितने भी गवर्नमेंट बैंक होते थे, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई सेंट्रल बैंक ऑफ गवर्नर, जितने भी, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI। तो RBI गवर्नर्स, बाकी कंट्री के भी जो बैंक है उनके गवर्नर, ये सब लोग मिलते थे। इसके अलावा उनके मिनिस्टर्स की भी मीटिंग होती थी। अब इनकी मीटिंग होती थी, और जो किस पर काम करते थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी डेवलपमेंट, इन सब पर ही चर्चा होती थी। मेनली ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर ही काम करता था। लेकिन होता क्या है? 2008 में आता है ग्लोबल रिसेशन। क्या आता है? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का बाद आते हैं 2008 में। जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं तो होता क्या है? हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट वो डिसाइड करते हैं, सभी
तो G20 नेशंस के कि हमें ईयर में एक बार मिलना चाहिए, और यहीं से 2008 से ही क्या हो जाता है, ग्लोबल लीडर मिलना स्टार्ट करते हैं, और यहां पर क्या है, ये G20 जो है आपके जो वर्तमान स्वरूप है वो आ जाता है। जैसे हम बात करते हैं 2009 में होता क्या है, यहां एक चीज डिक्लेरेशन होगा, क्योंकि 2008 में क्या आ जाता है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं। अब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे 2008 में, तो 2009 में लीडर सब सारे लीडर इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं क्या, है ना, इसको बोलते हैं प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशंस। कब, 2009 में क्या डिसाइड होता है, प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये आप समझ सकते हो कि भाई ये क्या है, प्रीमियम फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशंस ये बनेगा, और यहीं से क्या हो जाता है, G20 का लीड करना, सारे लीडर एक साथ मिलना स्टार्ट होते हैं, और यहीं से G20 की समिट्स क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके मेंबर्स कौन कौन है। तो आई होप हम इन सभी को देख चुके हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको 5 ग्रुप बताए थे, उस हिसाब से सारे मेंबर्स बता दिए थे। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कौन कौन से मेंबर हैं। ये है लैटिन अमेरिका, ठीक है, इनको एक ग्रुप में रखा, मैक्सिको, ब्राजील एंड अर्जेंटीना, और कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, है ना, इन सबको क्या रखा हमने, एक ग्रुप में रखा है। याद हो, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएसए, इनको एक ग्रुप में रखा है। रशिया, इंडिया, ठीक है, रशिया, इंडिया, टर्की और साउथ अफ्रीका, इनको एक ग्रुप में रखा है। इनको यूरोपियन ग्रुप में रखा है, यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, और इसको एक ग्रुप में रखा है, किसको, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। तो मैं फिर से बता देता हूं किस तरीके से किस किस ग्रुप में रखा है। मैं नंबर लिखना शुरू कर देता हूं। ये ग्रुप 1 का पार्ट है, ये भी ग्रुप 1 का पार्ट हो जाएगा, ये भी ग्रुप 1 का पार्ट हो जाएगा, और सऊदी अरेबिया भी ग्रुप 1 का पार्ट हो जाता है। फिर आता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 में कौन हो जाएगा आपका, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ये सेकंड ग्रुप हो जाता है। फिर बात आती है थर्ड ग्रुप, है ना, थर्ड ग्रुप में कौन हो जाएगा आपका, मैक्सिको, ब्राजील एंड अर्जेंटीना हो जाएगा। फिर आता है फोर्थ ग्रुप, यूके, जर्मनी, इटली एंड फ्रांस हो जाता है। फिर आता है आपका फिफ्थ ग्रुप, जिसमें कौन आ जाएगा, जापान, साउथ कोरिया, चाइना एंड इंडोनेशिया। यानी ये टोटल क्या थे आपके, 5 ग्रुप थे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन को भी इसका पार्ट बनाया गया है। तो आप सभी को पता है, मैंने बता दिया। अब बात आता है G20 का एजेंडा क्या होता है, कि भाई मेनली G20 काम क्या करता है, इसके एजेंडा क्या होते हैं। तो मैंने बताया ये 2 टाइप के फोरम है। क्या है, एक है फाइनेंशियल फोरम। फाइनेंशियल फोरम का मतलब क्या है, ये किस पर फोकस करता है, फोकस करता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोवरेन डेब्ट एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। यानी अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ सोवरेन डेब्ट, यानी जो ऋण है, ऋण में क्या करता है ये आपका सस्टेनेबिलिटी, मतलब कोई भी व्यक्ति ज्यादा कर्जे में ना जाए, एक सस्टेन करे कि इतना तक ही ऋण ठीक है। दूसरा, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पूरे विश्व में फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की बात करता है कि कोई भी कंट्री फाइनेंशियल क्राइसिस से ना जूझे। उसके लिए एक कंट्री दूसरी कंट्री की क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि किसी एक व्यक्ति के साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और उसका दोस्तों का समूह है, जैसे सिंपल सा समझो, G20 ऐसा है जैसे आपके 10-12 मित्र हैं, आपके 20 मित्र हैं, और ये 20 के 20 मित्र बढ़िया रोज एक दूसरे से मिलते हैं। साल में डिसाइड करते हैं एक बार अपन एक दूसरे से सब मिलेंगे और बढ़िया अपनी बातें करते हैं, और ये सब सिस्टम चलता है। लेकिन एक दोस्त के साथ समस्या आ जाती है, उसके यहाँ क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो दूसरा दोस्त करता भाई मेरे से ये पैसे ले, जब तेरा ठीक चले तो मेरे वापस कर देना। क्या ये ऑफिशियली इनका कुछ ग्रुप है, नहीं है। ऐसे ही इसका कोई ऑफिशियली सेक्रेटरिएट नहीं है, बट ये दोनों वहां पर 20 के 20 किसके लिए काम कर रहे थे भाई, 20 के 20 वहां ये काम कर रहे हैं कि सस्टेनेबल ऑफ सोवरेन डेब्ट, कि कोई भी ज्यादा कर्ज में नहीं जाए, एक लिमिट तक ठीक है। उसके अलावा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और सभी फाइनेंशियल क्या हो, स्टेबल हो, ये इसका मेन एम है। और इसी के लिए अब ये सब लाने का काम कौन करता है, आपको पता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों हैं। कौन कौन है बेटा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। तो ये दोनों भी किसके पार्ट बनाए जाते हैं, G20 का पार्ट बनाए जाते हैं। इसीलिए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कौन करेगा, G20 बात करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड की बात कौन करेगा, G20 बात करेगा। फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशंस की बात भी कौन करेगा, G20 करेगा। अब हम बात करते हैं अगला
इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है समावेशी विकास, यानी जिसको बोल सकते हैं हर तरीके से डेवलपमेंट हो, कोई एक ही सेक्टर डेवलप ना हो जाए, या चहुमुखी विकास जिसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी काम करता है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है आपके जितने भी सेक्टर हैं, हर सेक्टर में क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, उसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। तो हम बात करते हैं कि भाई यूएन के आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। इंक्लूसिव गोल का मतलब है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, यानी सतत धारणीय विकास, जिसमें क्या होगा, आपका फूड सिक्योरिटी भी होगी, वाटर भी होगा, है ना, वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा, यानी सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, उसी को बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। इसीलिए आप देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, या जो उसमें बोलते हैं विकसित डेवलपमेंट कंट्रीज की बात होती है। तो आपके पास पैसा है, इसका मतलब यह नहीं कि आप डेवलप्ड हैं। पैसा होने के बावजूद भी आप डेवलप नहीं है। इसके लिए यहां पर आपको पता हो, एसडीआई में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, है ना, कि भाई क्या देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं कि जीवन प्रत्याशा कितनी है, एजुकेशन देखते हैं, इसके, है ना, हेल्थ देखते हैं, ये सारी चीजें चेक की जाती है। पैसा होने से ये सारी चीजें डिपेंड नहीं करती है ना, IMR MMR सारी चीजें चेक होती है। तो ऐसे ही सेम हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करें कि कंट्री में पैसा तो है बट हेल्थ भी बेटर हो, ये सारी चीजें हो, इन सब की बात होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इंक्लूसिव ग्रोथ तो आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बाद आता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन 2015, जिसको बोलते हैं COP21 बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, COP21 एजेंडा ये था कि भाई पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और जो रूम टेम्परेचर था वो 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस पर शिफ्ट हो गया है, यानी पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया है, 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है। अब हर कंट्री ने डिसाइड किया था कि भाई 2022 या 2030 तक हम क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेंगे। इसको मैंडेटरी किया गया था COP21। तो उन सबको लागू करना, अब ऐसे ही समझौते से होता क्या है, अमेरिका खुद को बाहर कर लेगा, बहुत से कंट्रीज बोलते हैं कि भाई हम इसका पार्ट नहीं है। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि भाई ये G20 जरूरी है, जिसमें हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर सकेंगे। ये सारी फिर ग्लोबल हम बात करते हैं इश्यूज ऑफ ग्लोबल सिग्निफिकेंस, यानी हम बात करते हैं वैश्विक महत्व के जितने भी मुद्दे हैं। अब वैश्विक महत्व के मुद्दे हैं, उन पर डिस्कशन करना, उनका सॉल्यूशन ढूंढना। और आज के समय, वर्तमान समय में ग्लोबल सिग्निफिकेंस का जो इशू है वो है रशिया यूक्रेन क्राइसिस। इसीलिए G20 में रशिया यूक्रेन क्राइसिस पर जो इंडिया का डिक्लेरेशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मायने रखता था ना। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बोला था ये पहले सिर्फ और सिर्फ क्या था, फाइनेंशियल है ना, फाइनेंशियल फोरम था, लेकिन धीरे धीरे जब से इसमें ग्लोबल लीडर आए और ग्लोबल लीडर मिले और वो पॉलिटिकल बात ना हो तो ऐसा संभव ही नहीं। इसीलिए क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ भी इसमें होता है। इसके बाद इनके एजेंडे को और क्या क्या हो सकते हैं, माइग्रेशन हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। माइग्रेशन मतलब प्रवर्जन, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं। है ना, एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, है ना, या हेल्थ केयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब इसके क्या हो जाते हैं, वुमेन डेवलपमेंट, ये सब इसके क्या हो जाते हैं, मुद्दे हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ G20, यानी G20 का स्ट्रक्चर क्या है और इसकी फंक्शनिंग क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ G20। शुरुआत में जब G20 ऑपरेट हुआ था तो वहां पर कौन मिलता था, केवल और केवल फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर मिलते थे और सेंट्रल बैंक के गवर्नर मिलते थे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जब 1999 में G20 क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था। लेकिन उसके बाद आप देखोगे 2008 के बाद जब से क्या बनता है, ग्लोबल फोरम बनता है, यानी ग्लोबल फोरम कॉर्पोरेशंस बनता है। उसके बाद में होगा क्या, ग्लोबल लीडर भी मिलने लगे और ग्लोबल लीडर मिलने से ये दो तरीके से काम करता है। एक जिसको बोलते हैं फाइनेंस ट्रैक, दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक इस बार भी चर्चा में था और इसकी चर्चा आप है ना, तो यानी कि आपने मनमोहन सिंह वाला इंटरव्यू सुना हो तो मनमोहन सिंह ने एक शेरपा ट्रैक बोल दिया था। अब आपने पूरा इंटरव्यू सुन लिया और आपको समझ ही नहीं पड़ा यार शेरपा ट्रैक क्या होता है। शेरपा ट्रैक का मतलब है जो ग्लोबल लीडर आते हैं उनका जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको बोलते हैं शेरपा ट्रैक, और जहां पर फाइनेंस वाले लोग मिलते हैं उसको बोलते हैं फाइनेंस ट्रैक। तो ये दो तरीके से इसका जो है काम करता है, यानी और इसकी प्रायोरिटीज कौन डिसाइड करेगा कि भाई समझना है जो आइडियाज होंगे इसकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, ये सब कौन डिसाइड करता है, होस्टिंग कंट्री। कि भाई G20 की जो समिट हो रही है, स्ट्रक्चर है, फंक्शनिंग है, कौन डिसाइड करेगा। तो भाई दो चीजें पहले तो होती हैं, दो तो हमेशा ही रहेंगी, कौन कौन सा, एक फाइनेंस ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक। लेकिन उनके इश्यूज क्या होंगे, यानी उनकी प्रायोरिटीज क्या होंगी, आइडिया क्या क्या होगा, समिट जो हो रही है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा,
प्रेसिडेंसी कंट्री, जो कंट्री होस्ट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, इसको प्रेसिडाइज करेगा, वही क्या करेगा, इस पर डिस्कस करेगा। बाकी गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, इस पर नेगोशिएशन कर सकते हैं, कोई भी आइडिया ले सकते हैं, ये सारी चीजें इस पर डिस्कशन होगा आपका। तो हम बात करते हैं यहां पर अगला शेरपा ट्रैक और फाइनेंस ट्रैक। शेरपा ट्रैक में क्या हो जाएगा, मेंबर ऑफ कंट्रीज द पर्सनल, है ना, यहां पर आ जाएंगे लीडर्स जो सोशियो और इकोनॉमिक इश्यूज पर डिस्कस करेंगे। और फाइनेंस ट्रैक किस पर डिस्कस करेगा, तो फाइनेंस ट्रैक याद रखना किस पर डिस्कस करेगा, यहां पर आ जाते हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। इसके अलावा और कौन रहेगा यहां पर, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल IMF। मैंने आपको बताया था भाई ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने का काम कौन करता है, वर्ल्ड बैंक और IMF। तो ये भी साथ में एक साथ मिलेंगे और इनका फोकस किया एरिया क्या होगा, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, यानी जो कंट्रीज है, ग्लोबल इकोनॉमी है, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे RBI की मॉनेटरी पॉलिसी आपने पढ़ा होगा, कुछ लोगों को पता होगा, SLR CRR, है ना, बैंक रेट। तो अगर नहीं पता है तो इसको पता कर लेना, वो सब मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होता है। तो ये सब जो किसको कंट्रोल करता है, फ्लो ऑफ करेंसी। अगला है ट्रोइका। ट्रोइका का मतलब क्या होता है, तिकड़ी बोलते ना, तीन लोग मिल जाए तो उसको बोलते हैं तिगड़ी। ऐसे ही यहां एक ट्रोइका वर्ड है। ट्रोइका का मीनिंग है सिंपल सा कि जो G20 की समिट है वो किस तरीके से हेल्ड होगी, क्या होगी। तो इसमें लास्ट कंट्री समझना, जहां प्रीवियस कंट्री जिसमें अभी G20 हेल्ड हुआ था और कंटिन्यू प्रेजेंट में जिस कंट्री में G20 हुआ है और फ्यूचर में जिस कंट्री में G20 समिट होगा, इन तीनों को मिला के ही क्या बोला जाता है, ट्रोइका बोला जाता है। जैसे अभी इससे पहले किसमें हुआ था, तो आप सभी को याद हो, इंडोनेशिया में 2022 में हुआ है, इंडिया में 2023 में हुआ, ब्राजील में 2024 में होगा। तो इसको G20 है ना, प्रेसिडेंसी जिसको है हम बोलते हैं कि भाई ट्रोइका है, ये क्या डिसाइड करता है, तो द प्रेसिडेंसी इज सपोर्टेड बाय द ट्रोइका।